नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। दोस्तों, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि शक्तिकांत दास जी एक इंडियन एक्सप्रेस के BFS आई जो समिट से उसमें जो है नॉर्मली एक अपना स्पीच दे रहे थे और वहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम को लेकर के और इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर के जो है अपना कंसर्न जो है जताया है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पार्टिकुलर शक्तिकांत दास जी ने इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो भी बैंकिंग डिपॉजिट्स है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। बैंकिंग डिपॉजिट्स का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका मान लीजिए एक सेविंग्स अकाउंट है या फिर एक करेंट अकाउंट है, तो हम और आप मान के चलिए एक बैंकिंग में अपना पैसा डिपॉजिट्स करते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग कासा बोलते हैं, करेंट अकाउंट या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट। तो शक्तिकांत दास जी ने इस पार्टिकुलर स्पीच में स्पेशली ये बताया कि ये काफ़ी कंसर्न है और लास्ट अगर हम कुछ डिकेड्स में देखेंगे, कुछ ईयर्स में देखेंगे, तो जो डिपॉजिट्स है दोस्तों आपका वो क्या है, डिक्लाइन हुआ है। तो अब पहला सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये डिपॉजिट्स जब डिक्लाइन हुआ है तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कहां पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग ज्यादातर जो पैसा राइट नाउ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सेबी का रिपोर्ट है दोस्तों, वो है आपका कि या तो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं या साथ साथ शेयर मार्केट्स में भी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अब इसी के साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मान के चलिए कि बैंक में लोग डिपॉजिट्स अगर पैसा नहीं करेंगे और उसके ऑल्टरनेट में मान के चलिए कि लोग म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, तो क्या फिर बैंक का हालात क्या रहेगा, बैंक का स्थिति क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सारी चीजों को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि देश के इकोनॉमिकल ग्रो में और साथ साथ जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी मैंने ये ऑलरेडी बताया एक रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग केयरेज रेटिंग्स ऑलरेडी, और बाकी शक्तिकांत दास जी जो अपना स्पीच दिए थे वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आखिर क्या वो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सेविंग्स जो हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो डिपॉजिट्स हो रहा है वो काफ़ी लो हो चुका है। तो पहला रीज़न जो बताया गया है दोस्तों वो है आपका इंडियन हाउस होल्ड सेविंग रेट ऑल टाइम लो। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारे ही देश में जो हमारा हाउस होल्ड है, अलग अलग जो फैमिलीज है, तो यहाँ पर जो सेविंग्स हमारा है वो क्या हो गया, ऑल टाइम लो हो गया है। मतलब क्या है कि खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ जो पैसा अगर बच भी रहा है तो बैंक में नहीं डाल रहे, हम लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट्स में हम लोग लगा दे रहे हैं दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कारण बताया गया है कि स्लो डिपॉजिट ग्रोथ रेट। मतलब अगर मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वहां पर जो उसका ग्रोथ होगा वो बिल्कुल स्लो रहता है, आप सभी को पता है। अगर आप FD करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई मिलता है, बट सेविंग्स अकाउंट्स में वहां पे लो मिलता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो या तो म्यूचुअल फंड्स में या फिर साथ साथ दोस्तों वो शेयर बाजार में पैसा लगा दे रहे हैं। अभी आप डीमैट अकाउंट का भी ग्रोथ आप देखिएगा जो शेयर मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है दोस्तों वो है आपका इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए दोस्तों, मान के आप चलिए कि एक व्यक्ति जो पहले 20 रुपीज जो है ये कमा रहा था, अब इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति 20 रुपीज कमा रहा था और सरकार मान के चलिए कि इसके ऊपर 5 रुपए टैक्स ले लेती थी। सरकार जो है 5 रुपए इसके ऊपर टैक्स ले लेती थी। अब इसके पास कितना बचता था पैसा दोस्तों, इसके पास मात्र 15 रुपए बचता था और ये अपना जो है डेली बेसिस पे गुजर बसर मंथली के अकॉर्डिंग जो ये दोस्तों अपना करता था। अब सडनली क्या हुआ है कि टैक्स इंक्रीज होने से और साथ साथ आपका इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने से क्या हुआ है कि जो लोग पहले 20 कमाते थे और 5 रुपए टैक्स पे करते थे, अब उन लोगों का जो 20 रुपीज में वो जो है ना गुजर बसर नहीं हो पा रहा है इन्फ्लेशन के बढ़ने से। तो जिसकी वजह से पैसा जो है शॉर्ट पड़ जा रहा है। तो अगर पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा तो सेविंग्स हम कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रीजिंग जो इन्फ्लेशन है ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी आप देख सकते हैं कि राइट नाउ भारत का जो फूड इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया वो 7.4% के आसपास है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल चौथा जो इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है इंक्रीजिंग लोन ग्रोथ। मतलब दोस्तों क्या है कि हम बैंकों में सेविंग्स तो कम कर रहे हैं, बट किसी भी पार्टिकुलर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां से लोन हम ज्यादा ले रहे हैं। अब मान के चलिए कि आप 20 रुपए कमा रहे हैं और आप मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर से या फाइनेंशियल मार्केट से आप लोन लिए हुए हैं 10 रुपया का, तो उसी 20 रुपये में आपको जो 10 रुपया पे करना है तो हर मंथ आपको EMI के फॉर्म में पे करना होगा। तो इंक्रीजिंग जो आपका लोन का जो ग्रोथ है, वो जो इनकम है, जिसकी वजह से भी आप सेविंग्स जो है ओवरऑल नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा 4 इंपॉर्टेंट जो है कंसर्न बताया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम बात करेंगे
कि सेबी का वो रिपोर्ट जिसमें लोग जो है अपना पैसा कहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स में और साथ साथ आपका शेयर मार्केट्स में लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेबी स्टडी सजेस्ट 89% रिटेल ट्रेडर्स इन इक्विटी मतलब शेयर F&O दैट इज कॉल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन सफर्ड लॉसेस इन फाइनेंशियल ईयर 22। देखिए इसका मतलब हम आपको बिल्कुल समझा देते हैं दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी बीच में क्या हुआ था कि कोविड के बाद लोग ग्रो कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और भी अलग अलग जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे थे, तो लोग तो अपना पैसा इन्वेस्ट किए, भरपूर किए, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कह सकते हैं शेयर मार्केट हो। लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं रहने से क्या हुआ कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट तो किए बट 89% लगभग लोग जो है अपना पैसों को लोग खो दिए। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिपोर्ट है दोस्तों सेबी का। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी लोगों को पैसा तो लगा दिए, चलो ठीक है, बट वहां से जो रिटर्न आना था वो नहीं आया। तो यहाँ पर लैक ऑफ स्किल है और भी कई सारा कंसर्न है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक पार्टिकुलर जो बैंक है वो पैसा अर्न कैसे करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे मेन फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपका है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जैसे आप सभी को पता है कि मान लीजिए कोई अगर बैंक है, जैसे आईसीआई बैंक है, अगर इसको पैसों का जरूरत पड़ता है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करती है कि ये लोन ले लेती है, और जिस पार्टिकुलर इंटरेस्ट पे आरबीआई से ये लोन लेती है उसको हम लोग रेपो रेट बोल देते हैं, रेपो रेट बोल देते हैं। और फर्दर फिर यही बैंक क्या करती है कि कस्टमर्स को जो है फिर वो लोन देती है। फर्दर यही जो बैंक क्या करती है, कस्टमर्स को लोन देती है। तो अब आप ऐसा मान के चलिए कि आईसीआई बैंक ने आरबीआई से रेपो रेट पे जो लोन लिया वो मान के चलिए 6.5% पे लिया। अब वही आईसीआई बैंक जब कस्टमर को लोन देगी तो जाहिर सी बात है अपना वो मार्जिन रख के देगी 8% या 8.5% पे। तो एक तो अर्निंग है कि इस पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा कमाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा खतरा रहता है कि कहीं लोन जो दिया गया वो डिफॉल्ट ना हो जाए। इसके लिए जो पार्टिकुलर बैंक है वो सिक्योरिटी बोलती है लोन के टाइम कि आप सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं लोन के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो इंटरचेंज फीस दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, हम और आप क्या करते हैं कि बैंकिंग की सर्विसेज में काफ़ी सारा सर्विसेज जो है यूज करते हैं, चाहे उसका वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपका डेबिट कार्ड हो। मान लीजिए कल हो करके अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जब आप पेमेंट्स करते हैं तो जो मर्चेंट्स बैंक होता है वहाँ पर एक फ़ी पे होता है, तो उसके माध्यम से जो बैंक होती है वो जो है ये इंटरचेंज फीस होता है, यहाँ से भी ये बैंकिंग अर्निंग करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तीसरा अगर हम बात करेंगे दोस्तों अकाउंट एंड एटीएम रिलेटेड फीस, यानी मान लीजिए अगर आपका एक कोई अकाउंट है किसी भी पार्टिकुलर बैंक के साथ, तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम बैलेंस अगर आपका अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस अकाउंट में क्या होता है कि अगर वो पैसा नहीं होगा आपके अकाउंट में तो आपका पेनल्टी लगता है, तो वो भी फी जो है वो बैंक में चली जाती है। दूसरा है आपका एटीएम रिलेटेड फीस। आप सभी को पता है कि 4 ट्रांजेक्शन होगा, 1 साल में इतना सर्विसेज होगा, फिर उसका एक कॉस्टिंग लगेगा, तो वहां से भी पैसा फीस जो भी पे होता है। अदर्स में अगर हम बात करेंगे तो फॉरेक्स ऑपरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, और भी कई तरह का जो प्रकार होता है, तो ये एक बैंकिंग का अर्निंग है ओवरऑल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला जो माना जाता है दोस्तों वो है आपका कि कस्टमर्स को जो लोन्स दिया गया तो बदले में वहां से रीपेमेंट होना चाहिए। तो ये तो हम आपको समझा दिए कि हाउ डू बैंक्स अर्न मनी। देन देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर देखिए करेंटली में अब अगर हम बात करेंगे पॉलिसी रेपो रेट का, मतलब कि जिसके थ्रू क्या है दोस्तों आपका कि आरबीआई जो है वो लोन देती है बैंक को, वो 6.5% है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिजर्व रेशियो, और रिजर्व रेशियो में क्या होता है दोस्तों, इसमें आ जाता है आपका सीआरआर जो करंट में भी आपका है दोस्तों 4.5%, और उसके बाद एक होता है एसएलआर जो करंट में भी आपका कितना है दोस्तों 18% है। तो सीआरआर का मतलब क्या हो जाता है कि बैंक के पास जितना भी पैसा होगा उसका कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो रिजर्व रखना होगा, कहाँ पे, बैंक को आरबीआई को देना होगा कैश के फॉर्म में, मतलब वो रिजर्व हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एसएलआर में कैश भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है, तो 18% होगा। तो ऐसा आप मान के चलिए कि 100 रुपया है बैंक के पास, तो 100 रुपया का अगर हम 4.5% कर दें और इधर अगर हम मान लीजिए 18% कर दें तो 4.5% और 18% 22.5%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 100 माइनस 22.5, तो लगभग मान के चलिए कि 77.5, यानी कि 77.5 रुपया। तो बैंक क्या करेगी कि यही पैसा जो है लोन में बांट सकती है।
बैंक यही पैसा जो है लोन में बांट सकती है, कस्टमर्स को फर्दर दे सकती है। तो इसी का जो रिकॉर्ड बताया गया है कासा का, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, तो वो रिकॉर्ड आप देखिएगा क्या है। ये है बेसिकली 2023 का रिपोर्ट एसबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट आता है, जिसमें देखिए टोटल अगर एसेट्स की बात करेंगे तो 10.61%, इसके बाद डिपॉजिट्स की बात करें तो 9.19% और एडवांस की बात करेंगे तो 15.99% है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ नेट इंटरेस्ट इनकम 19.99%, फी इनकम 6.84 और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 58.58%। ये जो डेटा है 2023 का है, जो डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। 2022 में डेटा और बढ़ा हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम अगला बात करेंगे कासा के रिगार्डिंग, कासा का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो डिक्लाइन हुआ है, जो आपका डिपॉजिट्स है वो 42 से हुआ है 40%। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो 44 से हो गया है देखिए 39%। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में देखिए 42 से हो गया आपका 40% दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके कारणवश यहां पर कासा का जो डिपॉजिट्स है वो तो कम हो गया है, बट जो लोन का ग्रोथ है दोस्तों वो जो ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग लोन तो ले रहे हैं बट हो क्या रहा है प्रॉब्लम, कासा का डिपॉजिट्स में जो है प्रॉब्लम है दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि 3.7 करोड़ डीमैट अकाउंट जनरली आपका शेयर मार्केट्स के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग जो भी करवाया जाता है, तो 3.7 करोड़ जो है अकाउंट ये ओपनिंग हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और यहाँ पर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि 11, 12, 13 कि किस तरह से ये ग्राफ जो है दोस्तों आपका ऊपर उठ रहा है फाइनली आपका, और ये फाइनेंशियल ईयर 2024 है। अगला अगर हम बात करेंगे, ये मिंट का रिपोर्ट है 28 जून का, कि बैंक का जो डिपॉजिट्स है वो ग्रो हुआ है कितना परसेंट, तो 11.1%, बट क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो कितना परसेंट है दोस्तों, तो 17.4% है। मतलब आप अपने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं 11% के ग्रोथ से, लेकिन बैंक वाला जो लोन दे रहा है ना कस्टमर को, वो 17% के ग्रोथ से लोन दे रहा है। मतलब लोग डिपॉजिट्स कम कर रहे हैं बट लोन ज्यादा ले रहे हैं, और अपना ही पैसा फिर इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, या तो शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि जब ऐसा हो रहा है तो इस बार जो बजट आया तो क्या सरकार उसके लिए ही जो है आपका शेयर बाजार में, शेयर मार्केट्स में जो है टैक्स इंप्रूव कर दिया या इंक्रीज कर दिया है? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ये जो पार्टिकुलर मैंने आपसे सवाल पूछा। देन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इन सब चीजों से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने और खासकर बैंक ने एक जीरो बैलेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। मतलब जो आपको बताया ना मिनिमम बैलेंस अकाउंट, उसी को कन्वर्ट करके जीरो बैलेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो सरकार ये चाहती थी कि अगर जीरो बैलेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे तो और अपने डिपॉजिट्स भी करेंगे। लेकिन सरकार का जो मंशा था वो बिल्कुल अपोजिट में चला गया। लोग अकाउंट ओपनिंग तो करवाए लेकिन डिपॉजिट्स नहीं किए, और लोगों के बीच में ये भी था कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जीरो बैलेंस अकाउंट का जो भी मामला जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, और इससे पहले जो मिनिमम बैलेंस वाला मामला चल रहा था, तो आप यहाँ पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट में सरकार ने लगभग जो प्रॉफिट कमाया था 25.63% के आसपास, और लगभग 1855.43 करोड़ के आसपास जो है मतलब कि ये पैसा कमाया था फाइनेंशियल 2024 में, जिसमें से 11 जो इंपॉर्टेंट बैंक है, जिसमें सबसे टॉप में थी दोस्तों आपका पंजाब नेशनल बैंक थी, जिसने लगभग 633.4 करोड़ के आसपास जो है ये रेवेन्यू जनरेट्स किया था मिनिमम बैलेंस अकाउंट्स के थ्रू दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस बार में भी जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि फिर से वही मिनिमम बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट लाया जाए, ताकि लोग जो है अपना डिपॉजिट्स करें और फिर वहाँ से बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूव्ड हो। तो एक लास्ट है आपका दोस्तों, वो है ये सॉल्यूशन कि आज के दौर में अगर बैंकिंग सिस्टम हमारे देश की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अडप्ट नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब कि आप देख सकते हैं कि रिसेंट्स में काफ़ी सारा जो है बदलाव आया, स्पेशली कई सारी जो बैंक है वो फिनटेक कंपनी से टाई अप की और एक न्यू बैंक का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी के दौर में लोग जो है अब जाना पसंद नहीं कर रहे हैं बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल। जितनी भी सर्विसेज है वो आपके फिंगर टिप्स पे, तो सर्विसेज को अच्छा करना होगा, बैंक को डिजिटाइजेशन पे अच्छे से काम करना होगा, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और साथ साथ लोगों के बीच में फाइनेंशियल और बैंकिंग का जो अवेयरनेस है वो फैलाना होगा दोस्तों। और वो सारी जो कामें हैं वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से देना होगा, तभी हम लोग अपना जो डिपॉजिट्स है वो बैंक
बैंकों में बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर बैंकिंग सिस्टम को और ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को ओपन करना होगा, नए नए जो बच्चे हैं उनको ट्रेंड करके उनको रिक्रूट करना होगा, फिर यहाँ से जो है हमारा सेक्टर आगे बूस्ट कर सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आपके सामने से अलविदा लेता हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।